और मथुरा से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मामला। आज मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने की मांग की है। शाही ईदगाह पक्ष ने मामले में जताई है आपत्ति। 16 नवंबर को सुनाई के बाद कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने की मांग की है। शाही ईदगाह मामले पर आज कोर्ट का फैसला आना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट मामले को लेकर आज फैसला सुनाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट कमिश्नर सर्वे कराने की मांग की गई, जिसके बाद आज इस पर फैसला आना है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा मामला है, जिस पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद फारूक जुड़ चुके हैं। फारूक, कितने बजे से फैसला आ सकता है? जी जी, ये बता दें कि ये मामला जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह से जुड़ा मामला है। यहाँ पर जो है हाई कोर्ट में इलाहाबाद में 18 वाद चल रहे हैं, जिसमें जो है आशुतोष पांडे का एक वाद है जो मुख्य पक्षकार हैं, उनकी ओर से जो है 16 नवंबर को एक दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद में हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने ये फैसले को सुरक्षित रख लिया था और इस पर जो है आज सुनवाई होनी है। और इसमें जो है मुस्लिम पक्ष ने जो दाखिल वो याचिका लगाई थी, उन्होंने आपत्ति दर्ज की थी मुस्लिम पक्ष ने। तो उस मुस्लिम पक्ष की आपत्ति में सबसे पहला उनका कहना था कि 7 रूल 11 पर इस पे बहस होनी चाहिए और उसके बाद जो है कोई आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए। मुस्लिम पक्ष का खास तौर से ये भी कहना है कि अगर मथुरा जो है सुनवाई क्षेत्र है तो सबसे पहले जो है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह का मामला मथुरा के न्यायालय में चलना चाहिए और उसके बाद जो है हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन इस पे जो है 16 नवंबर को दोनों की बहस सुनने के बाद में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इस पे अपनी जो है फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसले की आज सुनवाई होनी है। जी फारूक, हिंदू पक्ष की तरफ से जो है इस मामले में क्या कुछ मांग की गई है? हिंदू पक्ष की तरफ से इसमें मांग की जा रही है लगातार कि ईदगाह जो है मस्जिद जो श्री कृष्ण जन्मभूमि के बिल्कुल लगी हुई है, उस पर ASI सर्वे कराया जाए, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहा है, और कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की भी लगातार उस पर मांग की जा रही है, जिसमें दोनों की सुनवाई जो है पूरी हो चुकी है और इसका फैसला जो है रिजर्व कर लिया गया है। अब देखिए आज जो है सिंगल बेंच की इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है इसमें फैसला सुनाएगी और ये फैसला जो है लगभग 2 बजे आने की उम्मीद है। जी, क्या लगता है फारूक, हिंदू पक्ष की जो मांग है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट स्वीकार कर सकती है? जी देखिए, जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का ASI सर्वे चल रहा है और ये लगभग पूरा हो चुका है और ASI की सर्वे रिपोर्ट हाई कोर्ट में जो है पेश होनी है। इसी तरीके से जो है अब मथुरा में 18 वाद सिविल कोर्ट में डले हुए थे, वो 18 वाद हाई कोर्ट ने अपने ट्रांसफर कर लिए थे और हाई कोर्ट ने अपने ट्रांसफर इसलिए किए थे कि इन बातों पर जो है जल्दी सुनवाई हो, यानी इन मुकदमों पर जब जल्दी सुनवाई होगी तो इसका श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद का मामला जो है जल्दी निपटेगा। तो उस पर जो है लगातार सुनवाइयां चल रही हैं और कई जो पक्षकार हैं उनका मानना है और उनकी मांग भी है हाई कोर्ट से कि मतलब इस पर ईदगाह में सर्वे कराया जाए, ASI से सर्वे कराया जाए और इस पर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाए, जिससे कि जो भी कुछ है वो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। तो हो सकता है कि कोर्ट जो है इस पर ASI सर्वे कराने की या कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने का फैसला भी सुना सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और संसद पर हमले की बरसी के दिन लोकसभा के भीतर सुरक्षा में भारी चूक का मामला सामने आया है। संसद की कार्यवाही चल रही थी और शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से 2 युवक कार्यवाही के बीच कूद गए। एक युवक मेज पीठ पर था और दूसरा पैर से स्मोक बम उड़ाते हुए पीठ की तरफ दौड़ रहा था। इस हरकत से सुरक्षा कर्मियों और सांसदों ने दोनों युवकों को पकड़ा। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब संसद के भीतर घुसपैठ हुई हो।
उधर इसी दौरान संसद परिसर के बाहर एक युवक और युवती को नारेबाजी और पटाखे फोड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। दोनों तानाशाही बंद करो के नारे लगा रहे थे। दोनों को सुरक्षा कर्मियों ने संसद मार्ग के थाने में पूछताछ के लिए रखा है। संसद के अंदर और बाहर घुसपैठ करने वाले चारों आरोपियों को हिरासत में रखा गया है। तो सनसनी फैलाने वालों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया है, जहां लोकसभा स्पीकर का भी बयान इसको लेकर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जांच के बाद ही इसकी जो स्थिति है, क्या मामला है, पूरा साफ हो पाएगा। 2 लोग भागे हुए और संसद की घुसपैठ की घटना में जो है अभी तक 6 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। लोग यहाँ पे आते हैं, विजिटर्स हो चाहे रिपोर्टर्स हो, बिकॉज वी डोंट नो कि किसी के टैग्स नहीं है रिपोर्टर्स के, सो एवरीबडी इज लाइक एक दूसरे से टकराते हुए जाते हैं। तो आई थिंक सो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आई थिंक इट्स अ कंप्लीट सिक्योरिटी लैप्स एंड कुछ भी हो सकता था हाउस के अंदर। एंड मोर ओवर जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ पे प्रॉपर वॉच भी नहीं है, एमपीसी कोई सदन के अंदर उतर गए और हाथ में कुछ थी, उसे भारी भड़कम मतलब गैस निकलते थे और थोड़ा मतलब सदन के अंदर हमारे सारे एमपी जितने साथी हैं वो पकड़ लिए दोनों को। कोई सिक्योरिटी वाले नहीं, सारे एमपी उनको पकड़ लिए। तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्स भी उनको बाहर निकल गए थे, निकाले। बाकी तो 2 बजे तक सदन अभी बंद है, एडजर्नमेंट कर दिए गए हैं। लेकिन देखने की बात यह है कि आज सुबह हम सब मिलकर हमारी ये सदन की जो हमला हुई थी 2001 साल में, उन शहीदों को आज हम याद किए, पुष्पार्पण किए और आज ही नया सदन में इस तरीके की हमला हुई। हमला मतलब जो भी हो, लेकिन ये तो मुझे लगता है कि चूक तो है कहीं ना कहीं। गुबार उठा है तो एक बार जाके चेक करेंगे। हमारी टेक्निकल टीम उसमें काम करे, हमारी टीम यहाँ पे डिप्लॉयड है। तो जो भी सूचना मिलेगी हम आपको इंटीमेट करेंगे। नहीं, फॉरेंसिक नहीं, हमारा एनडीआरएफ का, हमारा जो केमिकल बायोलॉजिकल न्यूक्लियर कोई उससे रिलेटेड होगा तो हम पता कर सकते हैं। हमारे पास ये अभी कुछ नहीं बोल सकते, जब तक उसका चेक नहीं कर लेने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। और भी एक्सपर्ट है जो उसमें काम में लगे होंगे। अब बोलने के लिए क्या उसके बारे में हमें जानकारी, हमारी टीम एनडीआरएफ की लगी है। मैं उनसे पहले समझ तो लूं, मैं गाजियाबाद हेडक्वार्टर से आ रहा हूं, तो हमें इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। सांसदों को बुलाए, जिन सांसदों ने उन 2 युवाओं को पकड़ा, झेला, खुद देखा, आई विटनेस थे, उनको बुलाए, उनसे पूछताछ कीजिए कि क्या हुआ, क्या नहीं देखा। उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। जो स्वयं वहां पे ऑन स्पॉट है उनको भी नहीं बुलाया जा रहा। तो पूरी तरीके से सरकार इस चूक को दबाने की कोशिश कर रही है। ये जो उनकी घोर लापरवाही हुई है उसको दबाने की कोशिश कर रही है। हम तो चाहते हैं कि वे सांसद जो इसके पास से ये 2 लोग आए और वे सांसद जिन्होंने आज हमें बचाया, वो चेंबर स्टाफ, वो पार्लियामेंट स्टाफ, सभी को पूछताछ करके पूरी जानकारी ले और हमसे भी राय ले कि क्यों, हमने क्या देखा है जब से ये नया पार्लियामेंट बना है, हमने क्या अनुभव किया है कि किस प्रकार से ये पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट आज भी अधूरा है। बहुत से लापरवाही है, बहुत से चूक है। हम बार बार देख रहे हैं कि कितने बड़े बड़े सिक्योरिटी लैप्सेस है, हमें अपने आंखों से दिख रहा है यहाँ पे। As a member of parliament, ये concern, as a concerned member of parliament, as a diligent member of parliament, मैंने ये मुद्दा रेज किया था 22 सितंबर को, जब राज्यसभा चेंबर में विजिटर्स गैलरी में इतनी तादाद में भीड़ आ रही थी और वहाँ पे पॉलिटिकल स्लोगनेयरिंग हुई थी। मैंने कहा था ये चेक करना चाहिए कि कौन से एमपी के कार्ड पे ये लोग आ रहे हैं, क्या इन लोगों को ब्रीफिंग नहीं दी जा रही है विजिटर्स को कि ये लोग सेशन में पार्ट नहीं ले सकते या वहाँ पे नारेबाजी नहीं कर सकते हैं, एंड दैट इट इज अ सिक्योरिटी ब्रीच। अब देखिए कितने तादाद से लोग आते हैं, 3 लेवल की इन्हें सिक्योरिटी क्रॉस की होगी। कल मैंने 0 आवर में भी मुद्दा उठाया था कि कैसे खालिस्तानी आतंकवादी जो है कानून, भले ही गीदड़ धमकी देते हों अमेरिकन सॉइल पे बैठकर, पर उसको संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था पार्लियामेंट को अटैक करेंगे। वो है या नहीं है इन्वॉल्व, ये बात नहीं है। बात ये है कि आप अगर विपक्ष का नेता आपसे कुछ कह रहा है, आउट ऑफ कंसर्न कह रहा है, आउट ऑफ सिक्योरिटी रीजंस कह रहा है, देश की सुरक्षा के लिए कह रहा है, पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए कह रहा है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ना मुझे पत्र का जवाब मिला, ना 0 आवर के इंटरवेंशन में किसी ने ये कोशिश की, जो खुद
चेयरमैन साहब ने कहा कि ये सीरियस इशू है, इस पे ध्यान देना चाहिए, ना किसी ने संज्ञान लिया। 2 बजे मैंने ये प्रश्न उठाया था कि ये सदन का परिसर है, संसद का परिसर कहलाता है हमारे एक चैम्बर में। उस दिन, जिस दिन आज से पहले आज ही के दिन हमारे तमाम सुरक्षाकर्मी शहीद हुए, उसी दिन 2 लोग आते हैं जिन्हें पास दिया है भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, और भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो पास दिया है उस पर वो अंदर गए, वो जंप किए, कूद के गए सदन के अंदर और काफ़ी देर तक लुका छुपी होती रही। फिर बम फोड़े गए। अब वो स्मोक बम थे, तो जो बम फोड़ सकता है, स्मोक बम फोड़ सकता है, वो लीथल बम भी फोड़ सकता था। तो इस जुड़ा हुआ मामला है, इस पर गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। हमारे नेता विरोधी दल ने यही मांग उठाई, पर सरकार गंभीर नहीं थी, बल्कि सरकार की तरफ से आरोप आने लगे कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाए। इतना बड़ा सुरक्षा का मुद्दा, इसे राजनीतिक मुद्दा। मैं तो इस भारतीय जनता पार्टी की भर्त्सना करता हूं कि जो संसद भवन को भी सुरक्षित न रख सके, तो क्या दोबारा पुलवामा करवाने का इरादा है? बढ़ते आगे, विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए सीएम के रूप में बुधवार को शपथ ली। साय राज्य के चौथे मुख्यमंत्री होंगे। टर्म के हिसाब से देखें तो साय छठे विधानसभा में सीएम बने हैं। 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आने पर बीजेपी ने 5 साल के बाद सत्ता में वापसी की है। 10 दिसंबर को बीजेपी ने अपने सीएम के नाम की घोषणा की थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विजय शर्मा ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भी शिरकत की। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अरुण साव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां मां बेटे के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करना पड़ोसी युवक को भारी पड़ गया। बता दें कि दबंग बेटे ने युवक को गोली मार दी, साथ ही गोली मारकर आरोपी मौके से फरार भी हो गया। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस दौरान सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और एक तरफ ईडी की समन और दूसरी तरफ सीएम हेमंत और बाबूलाल की मुलाकात की खबर। जी हां, मंगलवार को सीएम हेमंत को ईडी ने बुलाया था, मगर वो नहीं गए। पर इसी बीच एक खबर सियासी गलियारों में तैर रही थी, वो ये कि सीएम हेमंत और बाबूलाल की अकेले में मुलाकात हुई। खबर आग की तरफ फैली और अब इस पर बाबूलाल ने भी सफाई दी है, जिस पर उनका कहना है कि खबर झूठी है और वह किसी भी हाल में सोरेन से मुलाकात नहीं कर सकते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भाई हम कैसे सोच सकते हैं, जो अखंड करप्शन में डूबे हो, जिसके लिए लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि भ्रष्ट मुख्यमंत्री, दलाल, बिचौलिया, इन सारे लोगों को, भ्रष्ट अफसरों को ये संरक्षण दे और झारखंड को लूट रहे हैं। तो झारखंड के जो लुटेरे होंगे उससे तो कभी भी हम मिलने अपने ओर से कभी हम पहल नहीं करेंगे, और अगर वो भी पहल करेगा तभी नहीं मिलेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात के कयासों पर बाबूलाल मरांडी ने बड़ा बयान दिया है। दावा ये कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के बारे में सोच भी नहीं सकता जो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। बाबूलाल मरांडी यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर ये तक कह दिया कि वो भ्रष्टाचार में इतने अखंड डूबे हुए हैं कि वो अपने राज्य के लोगों का सामना तक नहीं कर सकते। ईडी के छठे सम्मान पर भी मुख्यमंत्री के हाजिर ना होने पर बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को कैसे निशाने पर लिया, अब वो भी सुनिए। देखिए, मुख्यमंत्री ये गलती कर रहे हैं और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, अब राज्य की जनता इस बात को भाली भांति समझ रही है। अगर वो गड़बड़ नहीं किए हो रहते तो फिर भागते नहीं, सीना तान करके पहुंचते ईडी ऑफिस। लेकिन चूंकि इन्होंने इतना गड़बड़ किया हुआ है, उनके पास कोई उत्तर नहीं है जवाब देने को, तो इसलिए कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, और इसलिए बचने के लिए यहाँ से वहां भागते फिर रहे हैं। भाई कब तक भागेंगे? अब तो लगता है वो भागते भागते वो हटवार ही आप पहुंच जाएंगे हेमंत सोरेन। इसलिए अच्छा ये होता कि वो हाजिर होते, अपनी बात को स्पष्ट रूप से रखते। दरअसल मंगलवार को सियासी फिजाओं में खबरें उड़ी कि प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई है। हालांकि कोई भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर सका। रांची से लेकर दुमका तक कयासों का सिलसिला चलता रहा। इस बीच दुमका में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी बीजेपी पर निशाने साध रहे थे, मगर वो छठी बार भी ईडी के बुलावे पर संबंध में पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कथित भूमि घोटाले से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए मंगलवार को उन्हें परिवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना था, मगर वो इस बार भी सवालों का जवाब देने की बजाय दुमका कूच कर गए। अब बाबूलाल मरांडी और हेमंत सोरेन की मुलाकात की खबरों ने इस सियासी फिजाओं का रुख मोड़ने का काम किया था, जिस पर बाबूलाल मरांडी ने सफाई दी है कि मुलाकात का सवाल नहीं उठता। जब मुख्यमंत्री रह करके कानून को ठेंगा दिखा रहे, तो वैसे मुख्यमंत्री से अब राज्य में कानून का कैसे पालन कराया जा सकता है? तो कैसे किसको और कह सकते हैं कि नहीं साहब आप उसको गिरफ्तार करिए, उसको हाजिर करिए? तो जो खुद ही कानून को नहीं मान रहे हैं तो दूसरों को किस मुख से कह सकते? इसलिए वो गलत कर रहे हैं और मुख्यमंत्री को भागना नहीं चाहिए, और भागेंगे तो एक दिन भागते भागते वो अटवार पहुंच ही जाएंगे। दरअसल झारखंड में भूमाफिया और अवैध तरीके से जमीन हड़पने के मामले में चल रही ईडी की जांच की आंच सीएम तक पहुंच चुकी है। लैंड स्कैम के इस मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें 2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन भी शामिल हैं, मगर सीएम तक पहुंची जांच की आंच से खुद सीएम ईडी के सवालों से भाग रहे हैं। ये आरोप बीजेपी लगा रही है।
ऐसे में सियासत के खेल में एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।